हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इंट्रोडक्शन। एक कंप्यूटर क्या होता है? तो एक कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसे हम कोई भी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये डेफिनेशन हम पहले यूज़ करते थे, तो आजकल ये डेफिनेशन है वो कंप्यूटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कैलकुलेट बेसिक फंक्शन है इसका, कैलकुलेट करना। बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर कंप्यूटर है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। तो हार्डवेयर है वो बेसिकली इसके अंदर कंप्यूटर एक तो खुद आएगा, मतलब इटसेल्फ। एंड और क्या होंगी उससे रिलेटेड, उससे के साथ जो कनेक्टेड क्या है, कनेक्टेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो इसमें काउंट होंगे हार्डवेयर में। एंड सॉफ्टवेयर में क्या होंगे, कोई भी एप्लीकेशंस या फिर कुछ भी, मतलब जिससे हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसके क्या क्या प्रिंसिपल होंगे? पहला प्रिंसिपल तो होएगा कि कोई भी अगर मान लो हमें कोई भी टास्क है, उसके ऊपर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा क्या, कंप्यूटर हमारा रिस्पॉन्ड करेगा कोई भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, टास्क या फिर इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्ड करेगा। सेकंड होएगा इसके अंदर कि कोई भी हमने प्रोग्राम या कोई भी टास्क है वो एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम वो भी कंप्यूटर करेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क और एनी प्रोग्राम। थर्ड आएगा इसमें हमारे लिए कि ये है कोई भी डाटा है हमारा, डाटा और इंफॉर्मेशन, उसको स्टोर करने का या फिर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हम। कोई भी डाटा हम इसमें से एक्सेस कर सकते हैं। ये होएगा एक इसका प्रिंसिपल। तो ये थ्री मेन प्रिंसिपल्स हैं इसके। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो होएगा मॉड्यूल्स ऑफ कंप्यूटर। तो मॉड्यूल्स है ये हमारे 3 मॉड्यूल्स होंगे इसमें। 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा जो इनको हम आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और जो हमारा सीपीयू है वो आगे 3 पार्ट में डिवाइड होएगा। फर्स्ट होएगी इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म होएगी इसकी ALU। सेकंड होएगा हमारा मेमोरी यूनिट जो होएगी MU। एंड थर्ड होएगा कंट्रोल यूनिट जिसे हम कहेंगे CU, ठीक है। तो अब आगे जो हमारी मेमोरी यूनिट है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होएगी। मेमोरी यूनिट होएगी 2 पार्ट्स में डिवाइड। फर्स्ट होएगा प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होएगा सेकेंडरी
मेमोरी। ओके, अब नेक्स्ट मैं करूँगी ब्लॉक डायग्राम। ये मेन टॉपिक होता है वैसे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। जो हमने अभी डिस्कस किए थे, इनका कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ होएगा वो बताऊंगी मैं। सबसे पहले होएगा हमारा इनपुट। हम कभी भी कुछ भी इनपुट यूनिट आएगी, कुछ इनपुट देंगे तभी कुछ प्रोसेस होएगा। तो पहले इनपुट होएगा, फिर नेक्स्ट होगा इसमें हमारा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट है उससे जाएगा ALU, जो मैंने बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU के पास जाएगा या फिर जाएगा मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी। ओके, फिर ये वाइस वर्सा, अगर इससे पहले आया तो इसमें जाएगा, अगर इसमें पहले आया तो इसमें जाएगा, फिर ये साइकिल चलेगी हमारी ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमें है आउटपुट है वो मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, इसमें हमारी आउटपुट यूनिट आएगी। और ऐसे सेम हमारा जो सारा ये प्रोसेस ही होगा, ये क्या होएगा, जो हमारी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें अगर हम जाएँ तो उसमें भी ये सारा डाटा स्टोर होएगा, सेकेंडरी स्टोरेज। ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। इजी है, आपको मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझाऊंगी तो आपको ब्लॉक डायग्राम भी आराम से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट है, उसमें क्या होएगा कि कोई भी डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन है वो हम कंप्यूटर में एंटर करेंगे हैं, और फिर वो उसको परफॉर्म करने के लिए आगे कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा। ये होएगा इनपुट यूनिट में। तो डेफिनेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, टाइम वेस्ट की बात है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनपुट यूनिट में ये होएगा हमारे, और फिर उसके बाद आएगा CPU, जो कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी, वो आएगी। इसकी फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी कभी भी जो हमारी फुल फॉर्म है वो आ सकती है किसी भी क्वेश्चन में, तो ये आप याद कर लेना। एंड इसके बाद क्या होएगा कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये भी बोलते हैं हम इसे। तो ये भी चीज़ आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। और इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर साथ में इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस हमने इसको दिए हैं तो वो हमेशा जाके इसी CPU है उसी से प्रोसेस होएंगे, उसी में स्टोर होएंगे, सारा कुछ है वो जो CPU है उसमें होगा। और इसके अंदर मैंने फर्दर आपको पार्ट्स हैं वो डिवाइड करके बताए थे, जैसे एक था ALU। तो अर्थमेटिक इसकी फुल फॉर्म थी, ये भी आप याद कर लेना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका नाम यहाँ हमें दिखा रहा है कि अर्थमेटिक मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है ये, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो सारे जो भी इसमें होंगे वो सारे इसमें प्रोसेस होंगे, हमारे डाटा को यही प्रोसेस करेगा। फिर इसके बाद है और जो कंट्रोल यूनिट है जो हमारी CU कंट्रोल, इसकी भी आप याद कर लेना, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है, इसको हम नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम जैसे हमारे बॉडी का भी नर्वस सिस्टम होता है, वो सारा कुछ क्या करता है, कंट्रोल। तो सारा कंट्रोल इसके पास है, प्रोसेस ही ये नहीं करेगा, ये मतलब जो भी है डाटा इंस्ट्रक्शंस है वो सारा कुछ प्रोसेसिंग का जो भी कुछ होएगा वो ALU के पास भेजेगा, और प्रोसेस है प्रोसेसिंग करेगा ALU। फिर है इसमें हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी मतलब स्टोरेज, आपको इससे पता ही चल रहा होगा। इस मेमोरी है हमारी वो 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी जैसे मैंने बताया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी
इसके लिए मैं अलग से डायग्राम बना लेती हूँ मेमोरी, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये है हमारी इसमें प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी किसी चीज़ की स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लेना, मैं जल्दी में आप सही कर सकते हो उसको। प्राइमरी मेमोरी है उसको हम मेन मेमोरी है वो मेन मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी, और इसको हम एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी है उसके अंदर जो भी डाटा कोई भी या फिर इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस है वो क्या होते हैं, जो जिस पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं वो आते हैं करंटली करंटली वर्किंग। एंड इसमें कौन से आएंगे, डाटा, कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन है जिस पे हम करंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्किंग करंटली, जिस पे हम करंटली वर्क नहीं कर रहे हैं वो इसमें काउंट होंगे। और इसमें जैसे होएगा, जैसे रैम होती है हमारी या फिर क्या होती है और रोम वो आती है। इसमें क्या आएगी हमारी मैग्नेटिक टेप या फिर और क्या आएगी मैग्नेटिक डिस्क है, वो चीज़ें आएंगी इसके अंदर, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है वो उसके अंदर। अब हम आते हैं किस पे, हमारा नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, अभी मैंने आपको फ्लोचार्ट्स बनाए, ये सारे टॉपिक हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक्स हैं। अभी इनका ऊपर का एक फ्लोचार्ट बताया है या किसमें क्या आता है, इनकी फर्दर डेफिनेशंस भी है, सारा कुछ है अलग से। तो पहले हम एक बार बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जैसे कुछ भी हम मान लो किसी चीज़ के अंदर हम कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा हमें। तो वो क्या कौन प्रोवाइड करती है, आउटपुट यूनिट प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक साउंड है, मैंने मतलब गाना चलाना है, ठीक है, तो मैं एक गाने को सिलेक्ट करूँगी, सॉन्ग है उसको मैं सिलेक्ट करूँगी। तो सॉन्ग सिलेक्ट करना वो क्या हो गया, एक इनपुट दे दिया मैंने। फिर उस पर मतलब विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं ये सारे प्रोसेस। फिर उस पर कंट्रोल यूनिट जो हमारा सीपीयू है वो वर्क करेगा, कोई सॉन्ग चलाया, ये मैंने दिया है इनपुट। फिर वर्क करेगा कि सीपीयू है वो देखेगा कि इसका जो आउटपुट है वो कैसे देना है, किस टाइप से देना है। तो सॉन्ग होता है उसका साउंड होता है वो स्पीकर में ही आता है, तो ये स्पीकर के पास जाएगा और स्पीकर इसका आउटपुट देगा, हमें आउटपुट देगा और हमें एक जो भी साउंड है, जो भी उसकी जो गाने के जो भी हमारे बोला जो भी है वो प्रॉपर हमारे स्पीकर से वो साउंड आएगी हमें। तो ये एक बेसिक मैंने बताया है कि इनपुट हम देंगे और सीपीयू उस पर प्रोसेस करेगा कि हमने कौन से वाला सिलेक्ट किया है, उसको प्रोसेस करेगा और देखेगा कि किससे इसको आउटपुट प्रोवाइड करनी है। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि हमने कोई सॉन्ग चलाया है वो किसी मतलब और कोई जैसे कोई टेक्स्ट की फॉर्म में दे दिया, ऐसे तो कुछ नहीं करेगा। हमें पता है कि हमने नॉर्मल एक ऑडियो चलाई है तो वो हमें स्पीकर से ही साउंड आएगी वो तो और अगर मान लो मैंने प्रायोरिटी दी है, मैंने ईयरफोन्स कनेक्ट कर दिए उसके साथ, तो वो ईयरफोन से आएगी मुझे साउंड है वो हेडफोन से आएगी। तो ये प्रॉपर मतलब पूरा प्रोसेसिंग होती है ये। हम जब इसको कंडक्ट करते हैं तो इतना इजी लगता है सारा कुछ, लेकिन इस सभी के पीछे एक प्रोग्रामिंग है पूरा, मतलब एक मेथड होता है कि कौन सा वर्क क्या करेगा और कौन सा आउटपुट कैसे मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है, उसमें क्या 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 चीज़ें हमारी आएंगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, स्पीड होती है। अब देखो कि जो काम हम करने में कोई भी देखो कोई कैलकुलेशन है, मान लो कैलकुलेटर का ही एग्जांपल ले लो आप, वो भी एक फॉर्म ऑफ कोई सॉफ्टवेयर ही है। जैसे मान लो हमारे फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन ही है कैलकुलेटर की,
तो वो हम कैलकुलेशन पेज पे करने बैठेंगे, कोई बड़ी अमाउंट दे दी मैंने, तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस कैलकुलेशन के करने में। जबकि हमने कैलकुलेटर में डाला बस एक, हमें जो वैल्यू है वो लिखनी है और जो ऑपरेशन उस पर हमने परफॉर्म करना है वो लिखना है, और हमें आउटपुट है और कौन सी वैल्यू के साथ करना है वो हम डायरेक्ट उसको कनेक्ट करेंगे और उसका विद इन सेकेंड्स हमें आउटपुट मिल जाएगा। सेकंड्स में नहीं, मिली सेकंड्स में मिल जाएगा हमें आउटपुट। तो फिर स्पीड है वो इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब फास्ट वर्क करता है बहुत ज़्यादा। सेकंड, इंटेलिजेंस इसके अंदर आएगा जैसे लेक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर टायर्डनेस, जैसे कभी भी जो हमारा कंप्यूटर है वो थकता नहीं है, या फिर मान लो कोई भी है कि मतलब इसको कंसंट्रेट भी कम करना पड़ता है कि कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उस टाइम, और जो मतलब ना कोई भी बड़े से बड़ा टास्क या बड़े से बड़ी कैलकुलेशन है वो ऐसे चुटकियों में कर देता है और ना ही थकता है। इवन कितने ही घंटे मतलब इसको कंटिन्यूसली काम करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक्यूरेसी है वो इसकी बिल्कुल परफेक्ट जाती है। तो ये सब पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। और अब नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। पहले मैं इसके बारे में बता ही चुकी हूँ इसके अंदर कि कंप्यूटर है वो मतलब हर चीज़ है वो एक्यूरेट होती है, उसकी कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट होती है। कितनी भी बड़ी अमाउंट दे दो, चाहे थोड़ी सी देर में कैलकुलेशन करके दे देगा हमें, तो एक्यूरेसी है वो बहुत हाई होती है, इसकी हाई एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी वर्सटैलिटी। अब इसमें क्या होएगा कि अब कोई भी मतलब कंप्यूटर है हमारा, वो एक टाइम पे मतलब काफ़ी सारे टास्क है वो कर सकता है। जैसे मान लो कि मैंने एक साइड में मैंने सॉन्ग चला के छोड़ा हुआ है, एक साइड में मेरी कॉपी चल रही है, मतलब कोई भी फाइल कॉपी कर रही हूँ, या फिर एक साइड में मैंने एक्सेल चला के रखा है। तो मतलब ये अलग अलग टास्क है वो करने की उसमें कैपेसिटी होती है। तो इस पॉइंट में ये आएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट होएगा नो IQ। जैसे कंप्यूटर है उसका खुद का IQ कुछ नहीं है, जो हम उसे परफॉर्म करने के लिए देंगे, कोई ह्यूमन बीइंग है वो उसे खुद परफॉर्म करने के लिए दिएगा, वही टास्क वो कर पाएगा। इसलिए कंप्यूटर का खुद का कोई IQ नहीं होता। नेक्स्ट है कि रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी में क्या आएगा कि मान लो हमारा कंप्यूटर है मतलब कोई भी आउटपुट देगा वो रिलायबल होएगा, मतलब उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो गलत आउटपुट दे देगा हमें। जैसे कि मैंने एडिशन के लिए कुछ भी वैल्यूज़ डाली है, तो ऐसे नहीं है कि उसकी वैल्यूज़ में कोई गलती आ जाएगी। हमारी खुद की वैल्यू डालने में गलती आ सकती है लेकिन उसके आउटपुट में कोई गलती नहीं होगी। वो हमेशा करेक्ट आउटपुट देगा। अगर हमारे इनपुट में कोई भी गड़बड़ होएगी तो वो या तो हमें कोई भी मतलब एरर दे देगा, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी खुद की कोई भी आउटपुट है वो गलत नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो बहुत एक रिलायबल क्या बोल सकते हैं उसे, रिलायबल डिवाइस है। ओके। एंड नेक्स्ट होएगा कि इसमें आएगा स्टोरेज कैपेसिटी। ये तो हमें पता ही है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हम कुछ भी उसमें स्टोर करके रखेंगे वो हमेशा हमारा सिक्योर रहेगा है। और हम मतलब वैसे वेरी करती है स्टोरेज कैपेसिटी कि हम कितनी कैपेसिटी का ले रहे हैं, उससे ज़्यादा तो स्टोर नहीं कर पाएंगे लेकिन उतना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट होएगा इसमें हमारा रिड्यूस कॉस्ट। अब इसमें क्या है रिड्यूस कॉस्ट, देखो अब ये सारे टास्क है जो लोगों के टास्क है वो खुद कर रहा है ये। तो जैसे लेबर है, लेबर कॉस्ट में भी हमारा है, उसमें हमें हमारी कॉस्ट है वो इसमें रिड्यूस होएगी। नेक्स्ट है इसका डेटाबेस। अब इसके अंदर ना हमारे डेटाबेस है वो प्रोवाइड करता है हमें, कंप्यूटर है वो। तो इससे क्या होएगा कि हमारा डुप्लीकेट डाटा है वो नहीं आएगा इसमें। डेटाबेस का भी एक सेपरेट मतलब होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन इसमें मेन समझ लो आप कि जो डुप्लीकेट डाटा है वो नहीं होएगा और हमारा डाटा है वो स्टोर रहेगा। जैसे मैंने कोई भी
एक कंपनी की टेबल बना ली कि हाँ एक जो भी एम्प्लॉय है, फिर दूसरा एम्प्लॉय, तीसरा उसके कॉन्टैक्ट ये वो, तो वो मान लो वो ही एम्प्लॉय है, वो छोड़ के चला गया, ठीक है, और फिर बाद में उसने वापस ज्वाइन कर लिया, तो फिर सारी उसका कॉलम है वो मैं दोबारा से उसकी सेम डिटेल्स डालूंगी, तो वो उसके अंदर वो जो डुप्लीकेट डाटा दिखेगा ना में, तो वो उसका एक सिंगल कॉलम ही रह जाएगा। आप समझ सकते हो। तो ये डाटा है, डुप्लीकेसी नहीं हुई। कई बार हम डाटा डालने में भी गलती कर देते हैं, एक कॉलम को 2 बार डाल देते हैं, तो डुप्लीकेट डाटा है वो नहीं आएगा हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक होएगा हमारा लिमिटेशंस। अब इतने सारे इसके फ़ायदे हैं तो कोई ना कोई इसके नुकसान भी होगा। क्या होएगा, पहला तो हमारा होएगा कि इसमें क्या होएगा कि इंटेलिजेंस और आईक्यू है नहीं, हमने ये पहले पढ़ा था कि नो आईक्यू एंड इंटेलिजेंस। कोई खुद की इंटेलिजेंस नहीं होगी ना आईक्यू होएगा इसका, ये है एक तो इसकी लिमिटेशन। और दूसरी लिमिटेशन होएगी कि ये किस पे डिपेंडेंट है, इसी में ही आ गया, किस पे डिपेंडेंट है ये, ह्यूमन बीइंग पे। क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। अब थर्ड होएगी इसकी कि इसके लिए हमें क्या होगी, नीड स्पेशल लैंग्वेजेस। मतलब अगर कंप्यूटर के बारे में हमें कोई डीप नॉलेज चाहिए या फिर इसको हमने इसके अंदर कुछ करना है, तो इसके लिए हमें स्पेशल लैंग्वेजेस चाहिए परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम बैक एंड का हम जानते नहीं है, लेकिन किसी ने तो उसे बनाया है, किसी ने तो उसे परफॉर्म किया है, तो उसके लिए हमें स्पेशल लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है। ये एक तो ये एक ही है इसकी लिमिटेशन। एंड नेक्स्ट होएगी इसकी कि मतलब इसका इन्वायरमेंट है खुद का, मतलब इसको कंट्रोल में करना पड़ता है इसके लिए, इन्वायरमेंट कंट्रोल चाहिए इसके लिए हमें, ठीक है। और अब इसमें क्या होएगा कि नेक्स्ट है कि ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी है वो क्या होएगी, ह्यूमन बींग्स है उनको हम इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर, कि एफिशिएंसी है वो इसकी क्या होएगी, ह्यूमन इन्वॉल्व होएगी उसमें, कि मतलब ये खुद से कुछ टास्क वगैरह कर नहीं सकता, तो है एफिशिएंसी है उसके लिए क्या होएगी, ह्यूमन इन्वॉल्व। ह्यूमन बींग है वो इसके अंदर क्या होएगी, इन्वॉल्व होएगी। और नेक्स्ट क्या होएगी कि इसके मतलब जो स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे इसकी फ्लॉपी डिस्क हो गई या फिर कुछ भी हो गया, उनकी हमें टेक केयर करनी पड़ती है, टेक केयर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। बिकॉज अगर हमारा स्टोरेज डिवाइसेस डैमेज हो गया, कुछ हो गया उसको, तो फिर सारा हमारा डाटा है वो सारा चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। ये तो मैंने नॉर्मल पॉइंट्स बताए हैं। अब इसमें अगर हम मान लो हम डिटेल्ड इसके बारे में बताऊँ मैं, क्या डिटेल्ड स्टडी ऑन लिमिटेशंस, ऑन लिमिटेशंस, मतलब जो हमारी रियल टाइम जो होती है ना, वो लिमिटेशंस इसकी क्या होगी। तो ये क्या करेगा, एक तो मैन पावर है उसको रिड्यूस करेगा। अब देखो इसमें हमें ये लोगों का काम करेगा, तो लोगों जो कंपनीज वगैरह कुछ भी है इसकी, लोगों की उनको लेबर की ज़रूरत होगी नहीं, तो ये लोगों का काम खुद करेगा, तो इसके लिए ये एक इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इसकी डाटा सिक्योरिटी। अब देखो इसके अंदर सारा कुछ है, डाटा सिक्योरिटी। अगर हमारा पासवर्ड या फिर हमारी जो ऑथेंटिकेशन है, जो भी हमारा अगर किसी के पास चला गया, तो क्या है, हमारा डाटा जो भी सिक्योर नहीं होएगा ना, डाटा तो किसी को और के पास चला गया, तो इसके अंदर लैक ऑफ सिक्योरिटी भी होता है। नेक्स्ट क्या होएगा इसके अंदर हमारा, जैसे आजकल साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं, हम ज़्यादा कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होंगे, तो साइबर क्राइम होने के भी हमारे ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे मान लो आजकल जैसे देखा जाए तो अकाउंट्स वगैरह हैं, जैसे हम क्या चलाते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह चलाते हैं, यूपीआई चलाते हैं, किसी को हमारी यूपीआई पिन पता चल गई,
ये भी तो एक कंप्यूटर का ही हिस्सा है। और पहले हम कैश रखते थे, कैश का भी डर है, मानती हुई है, लेकिन मान लो अब साइबर क्राइम है, वो हम घर पे बैठे हैं तो भी हमारे मतलब साइबर क्राइम की हेल्प से हमारे अकाउंट से ऐसे चुटकियों में पैसे चले जाएंगे। लेकिन जब घर पे बैठे हैं, जब उस टाइम तो हमारे पैसे तो सिक्योर होते हैं ना। तो वही मतलब कुछ इसकी लिमिटेशंस है और कुछ इसके फ़ायदे भी हैं। तो नेक्स्ट होएगा हमारा फिजिकल रिस्क। अब देखो टूटने के और इसके मतलब पानी चले जाने, मतलब बहुत सारे इसके फिजिकल रिस्क भी होते हैं। अगर ये डैमेज हो जाए तो हमारा डाटा चला जाएगा सारा कुछ। इसके फिजिकल रिस्क भी काफ़ी, इनके नाम में ही आपको पता चल रही है इनकी डेफिनेशन से इसमें क्या होएगा। तो अब नेक्स्ट क्या होएगा हमारा इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इन्वायरमेंट क्योंकि ये क्या है सारा कुछ, ये सैटेलाइट्स वगैरह की हेल्प से हम इसको चलाते हैं, या फिर इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उस वजह से इन्वायरमेंट को भी ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हमने रोबोट जो 2.0 है वो मूवी देखी है, उसमें क्या है, जो उसमें मेन यही बताया है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनसे क्या है, वो बर्ड्स हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स हैं उनकी वजह से जो वो अपना जो वे है वो भूल जाते हैं, या फिर उनको मतलब बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं उनको फिजिकल डैमेज होता है। नेक्स्ट इसमें एक मेन टॉपिक आता है जनरेशन वाला। इसमें कितनी जनरेशन थी, फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म ले देती हूँ, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ है ये जनरेशन 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 फिफ्थ जनरेशन है जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है। प्रेजेंट जनरेशन है एंड ये क्या है, प्रेजेंट और आगे आने वाली जो बियॉन्ड, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। और इसमें क्या होगी, मतलब अलग अलग, मैं चलो शुरू से बता देती हूँ। स्टार्टिंग में क्या थी, 1940 से लेके 1956 तक थी, वो फर्स्ट जनरेशन थी। फिर इसके बाद क्या आएगा, 1956 से लेके 1963 तक थी, वो थी सेकंड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन थी 1964 से लेके को कहाँ तक थी हमारी, 1971 तक। और जो फोर्थ जनरेशन थी वो 1971 से लेके थी 1989 तक। ये हमारे जनरेशन्स हैं वो मतलब प्रॉपर है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट जनरेशन है, इसमें क्या था, एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़े मतलब बल्क बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक रूम का पूरा साइज़ होता था इसका। नॉर्मल बता देती हूँ, लिख के नहीं बताती। और सेकंड जनरेशन थी उसमें उसका थोड़ा कम साइज़ हुआ। फिर जो हमारी थर्ड जनरेशन थी उसमें इसका थोड़ा और कम साइज़ हुआ। फोर्थ जनरेशन में जैसे लैपटॉप्स वगैरह आ गए तो उसमें और कम साइज़ हुआ। और अब तो ये मतलब बिल्कुल छोटे छोटे भी हमारे पास, आपने देखा हो कि माइक्रो जो कंप्यूटर्स हैं वो भी हैं हमारे पास। तो फिर ऐसे ऐसे साइज़ है वो रिड्यूस होता गया जनरेशन टू जनरेशन। फिर इसमें क्या था, फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या यूज़ होते थे हमारे, वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब्स थी वो यूज़ होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। और जो सेकंड जनरेशन थी उसमें होते थे हमारे ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। थर्ड जनरेशन थी उसमें क्या होते थे हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट हैं वो यूज़ होते थे। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते थे। एंड फिफ्थ जनरेशन है इसमें एआई है, उसके हेल्प से हमारे जो मतलब बहुत मिनी ट्रांजिस्टर्स हैं वो लगे होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स मिनी बहुत ज़्यादा वो होते हैं। तो छोटे से छोटे भी हमने अब बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो रही है आगे से आगे, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या था कि ये बहुत मतलब इतना बड़ा साइज़ होएगा तो एक्सपेंसिव तो होएगा ओबवियस है ये, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। आगे आगे इनकी जो प्राइसिंग है वो भी डिक्रीज़ होती गई, विद कंपेयर टू दिस वो चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि इनके अंदर मतलब एफिशिएंसी में भी फ़र्क आता है इनकी, कि परफॉर्म है ये फास्ट परफॉर्म करने लगे आगे से आगे, जैसे छोटे भी होते गए और परफॉर्मेंस भी है उनमें भी इनमें इनमें इंक्रीज़ होती गई इनकी परफॉर्मेंस भी। और ये वाले जो स्टार्टिंग वाले थे वो टास्क है वो मतलब जल्दी, मतलब इतना बड़ा इसका साइज़ होएगा तो ये जल्दी मतलब हीट अप भी हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते थे, थोड़े टाइम के लिए चलते थे।
अब वाले हैं वो इतने हीटअप भी नहीं होते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम तक चलते भी हैं। तो ये आप इनको मतलब डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट के बेसिस पे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा उनमें सुधार आता रहा। तो ये थे हमारे जनरेशन गैप वाले। इनमें एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन में कौन से वाले होते थे, सेकंड में कौन से थे, थर्ड में कौन से थे, सारे इनमें हम एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर्स थे इनमें। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, मैंने पहले भी जो जितने भी टॉपिक पढ़ाए या आगे भी कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगी, अगर आपको उनकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कुछ डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बना के डाल दूंगी उनके लिए स्पेसिफिक। अगर ये इनफ है देन इट्स फाइन। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या होगा, एक तो होता है पर्पस बेस्ड कंप्यूटर होते हैं कि किसी का कुछ पर्पस होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एक नॉर्मल एक कैलकुलेटर लेंगे हम, वो तो सिर्फ एक कैलकुलेशन के ही काम आएगा। मान लो अगर हमने कुछ भी, मान लो अब घर पे घर का ही कोई मतलब कोई किचन का एग्जांपल ले लेते, जैसे मैंने एक ग्राइंडर लिया, तो वो एक किसी को ग्राइंड करने के लिए ही काम आएगा। जूसर लिया, वो जूस बनाने के लिए ही काम आएगा। मतलब स्पेसिफिक हर एक मतलब पर्पस, ओन पर्पस जो होंगे सिर्फ वो उसी के लिए ही काम आएंगे सिर्फ। तो इसमें आएंगे पर्पस कंप्यूटर, पर्पस बेसिस। नेक्स्ट होएगा इसमें टेक्नोलॉजी यूज्ड, इनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उस बेसिस पे आएगा। और नेक्स्ट आएगा साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे, कैपेसिटी के बेसिस पे होगी ये कंप्यूटर। अब इसमें क्या होगी, इसमें भी दो टाइप के कंप्यूटर होंगे, एक तो होएगा जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, और एक होएगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, पर्पस कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हैं, चलो मैं लिख देती हूँ पर्पस, स्पेशल पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी होंगे तीन टाइप के, एक होएगा एनालॉग, एक होएगा डिजिटल, ये तो आपने सभी सारे नाम सुने ही होंगे। एक होगा एनालॉग, डिजिटल मोस्टली सभी ने का वो सुना होता है। एक नेक्स्ट होता है हाइब्रिड। ये तीन टाइप के इस कैटेगरी में आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे। फर्दर इसमें होंगे चार कंप्यूटर, एक होएगा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भी आपने नाम सुना होगा। एक होएगा हमारा मेन फ्रेम, एक होएगा मिनी कंप्यूटर, एंड एक होएगा माइक्रो कंप्यूटर। ये हमारे हैं साइज और कैपेसिटी की बेस पे ये कंप्यूटर्स हैं। तो इनको हम फर्दर मैं इनकी ज़्यादा इनकी डिटेल्ड डेफिनेशंस नहीं बताऊंगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक किसी पे जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए बाद में बना सकती हूँ इनके ऊपर वीडियोस। ये मैंने एक चार्ट बना के दिखा दिया कि कौन कौन से कैसे कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होगी, अब देखो कंप्यूटर बहुत सारी जगह काम आता है। कोई भी बिजनेस है किसी का, बिजनेस में काम आएगा। बिजनेस में आजकल आपको ये तो मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे हर एक चीज़ में, कोई डाटा एंट्री के लिए, कोई भी उनका डेटाबेस संभालने के लिए, या फिर आजकल सारा कुछ ऑनलाइन है, तो कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिएगा। और एक्सेल तो वैसे भी मस्ट होता है, उसमें सारा कुछ वो लोग हैं अपना डाटा वगैरह डालते हैं, इसलिए बिजनेस में तो चाहिए ही चाहिए होता है। इंश्योरेंस के लिए आजकल ये सब कुछ डिजिटल है, बता रही हूँ। इंश्योरेंस के लिए भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी इसका यूज़ करती हैं। और जैसे उनको मतलब जो भी है उनकी कैलकुलेशन बहुत सारी, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत कुछ होता है, मेच्योरिटी होती है कि उनकी मतलब कोई भी है, कोई एफडी बनवाई, किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब उनका प्रॉपर एक डेटाबेस होता है, उनको बहुत कुछ मतलब उनकी होती है, स्प्रेडशीट शीट्स होती हैं, बहुत सारी एक्सेल शीट्स होती हैं,
तो इसके लिए उनको चाहिए होता है ये एजुकेशन पर्पस। अब देखो पढ़ाई के लिए, अब आप पढ़ रहे हो, किसी चीज़ से पढ़ रहे हो आप, एजुकेशन पर्पस के लिए तो चाहिए ही चाहिएगा, एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए होता है। और आएगा बैंकिंग। बैंकिंग में भी आजकल सारा मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना डिजिटल है, तो बैंकिंग के लिए, बैंकिंग का एग्जांपल, मेन एग्जांपल तो ये पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, यही आ गया, ये बैंकिंग में ही आएगा, बैंकिंग सेक्टर में ही आएगा। तो और हर एक मतलब बैंक की आजकल स्पेशल एप्स भी है, तो उनके लिए उनको कंप्यूटर कुछ हैंडल करने के लिए भी उनको चाहिएगा, तो बैंकिंग में भी ये यूज़ होएगा। और होएगा मार्केटिंग, आजकल मार्केटिंग भी है, मार्केटिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जो भी है, बिना कंप्यूटर के तो आजकल कुछ पॉसिबल है ही नहीं बेसिकली। ये तो बहुत कम नाम लिखे, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए, कोई भी शॉपिंग के लिए, घर पे शॉपिंग करते हैं उसके लिए, कोई हॉस्पिटल्स में आजकल हर एक चीज़ की एप्स अवेलेबल है, तो आप मतलब हर एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी मतलब लिख लो इनमें, हॉस्पिटल, एडवर्टाइजिंग, होम शॉपिंग, होम शॉपिंग के लिए, एक्सेट्रा एटसेट्रा।